स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रेलवे मंथन की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे के ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी और साथ ही साथ आरआरबी जेईई में पूछे गए प्रश्नों का यह एक संग्रह है। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। कहा, यदि किसी पिंड को किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाए और वह 3 सेकंड तक गिरता है तो स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मान पर उसका अंतिम वेग कितना होगा। किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है और वह 3 सेकंड बाद यानी 3 सेकंड तक गिरता है और उस समय स्मॉल जी का मान हमको कितना रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। तो पूछ रहा है कि इस मान पर उसका अंतिम वेग कितना होगा, यानी 3 सेकंड बाद उस वस्तु का वेग कितना होगा उस पिंड का। जब हम वस्तु को गिरा रहे थे तो वहाँ पे u बराबर क्या रहा होगा, 0, क्योंकि वो विरामावस्था में रही होगी। फिर जब उसको हम गिरा दिए, कितने समय तक गिरा रहे हैं, 3 सेकंड तक, तो t बराबर हमारा हो जाएगा 3 सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण हमारा स्मॉल जी का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है और साथ ही साथ इसका अंतिम वेग दे रखा है। अंतिम वेग हमसे पूछ रहा है। तो u, v, t और g में देखेंगे यहाँ पर कौन सा समीकरण गति का लगने वाला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर गति का पहला समीकरण लगने वाला है। तो गति का पहला समीकरण क्या है कि v बराबर u प्लस यहाँ पर at होता है। उसके लिए जब वस्तु रेखीय गति करती है, जब वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे गति करती है, यानी जिसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो वहाँ पे हम लोग gt का प्रयोग करते हैं। ठीक है, v का मान हमको निकालना है, u का मान हमको दे रखा है 0, g का मान कितना दे रखा है 10 और गुणे t का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। v बराबर यहाँ पे है 0 या 10 3 कितना हो जाएगा 30। 30 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह 30 का 30 ही रहेगा। तो v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उपग्रह की एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का क्या है, उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। तो पहला आपके ऑप्शन दिया है कि उपग्रह का निश्चित द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान का त्वरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, गति की दिशा में निरंतर होने वाला परिवर्तन, और हम जानते हैं अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। और इस कारण हम ये कह सकते हैं कि गति की दिशा में निरंतर होने वाला परिवर्तन के कारण ही इसका त्वरण शून्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये वाला। अगला है कि बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य कैसा होता है। बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य कैसा होता है, यानी धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तो यह तीनों होता है। देखिए, अगर हमारा बल, ठीक है, की दिशा में अगर हम काम करेंगे, नहीं बल इस तरफ जा रहा है और वस्तु भी इसी दिशा में जा रही है, तब तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और वस्तु इस दिशा में जा रही है, हमारे बल लगाने की विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब हम यह कहेंगे कि हमारा कार्य कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। अगर हम बल ऊपर की तरफ लगाएं और वस्तु इस दिशा में जाए तो इनके बीच जब 90 अंश का कोण बनेगा तो उस कंडीशन में हम यह देखते हैं कि हमको कार्य शून्य प्राप्त होता है। तो इसलिए कह सकते हैं बल की दिशा के आधार पर हमको कार्य धनात्मक भी मिलेगा, ऋणात्मक भी मिलेगा, शून्य। जिस तरफ बल लगाएंगे उस तरफ वस्तु जाएगी तो धनात्मक, उसके अगर विपरीत जाएगी तो ऋणात्मक, अगर उसके लंबवत हुआ तो हम क्या कहेंगे, शून्य होगा। चौथा है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। गेंद को अधिक बल प्रदान करने के लिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है। उसका रीज़न क्या है, वह सोचता है कि हम जब गेंद को पकड़े उस समय जो है हमारा जो गेंद को पकड़ने का समय है थोड़ा सा बढ़ जाए, और साथ ही साथ जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो हम उसकी गति को क्या करते हैं, धीमी करते हैं, जिसकी वजह से गेंद से लगने वाला हमारे हाथ पर जो चोट होता है वह कम हो जाता है। कहा गया है संपर्क समय बढ़ाने और आघात बल कम करने के लिए, यही वाला सही होगा। यानी जब हम उसको संपर्क में लेते हैं और पीछे खींचते हैं तो जिससे उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, यानी समय बढ़ जाता है और साथ ही साथ
आघात बल यानी जो उस गेंद से हमको चोट लगने वाला है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए खिलाड़ी क्या करता है, जब कैच को पकड़ता है तो अपने हाथ को क्या कर लेता है, पीछे खींच लेता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे हम लोग जड़त्व के नियम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु जिस भी अवस्था में होती है वह अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बदलने पर गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी बदलने पर हमको बताना कि गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यह दूरी के वर्ग के समानुपाती, जी बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें जो है हमारा यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा, आइए उसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो भी हमारा गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है, गुरुत्वीय बल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, G बराबर कैपिटल G m2 बटा r स्क्वायर। तो देख रहे हैं बल और यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। r क्या होती है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब उनमें से एक पिंड हमारा पृथ्वी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा r होता है और यह बल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और साथ ही साथ वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला है हमारे सामने, जब कोई पेंडुलम बाम अपनी माध्य स्थिति से चरम स्थिति की ओर झूलता है तो उसकी ऊर्जाओं में क्या परिवर्तन होता है। तो इसकी ऊर्जाओं में जो देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। अगर कोई पेंडुलम है, ठीक है, वह अपनी अगर माध्य स्थिति में है यहाँ पर, तो अगर ये अपनी चरम स्थिति में ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी धीरे धीरे गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वही कहा गया कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दाब का SI मात्रक क्या है, यानी दाब की SI क्या है, यानी उसका SI मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है ना, और हम एक चीज़ यह भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दाब होता है, दाब को हम P से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, याद रखिएगा। ठीक है ना, कभी कभी इसका मात्रक आपको मिलता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह भी दाब का मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहिए या पास्कल कहिए। ठीक है, यहाँ पे सामने दिया भी गया है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ कि बंदूक से गोली चलाने पर गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक पीछे की ओर क्यों हटती है। तो देखिए, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब भी कोई वस्तु एक दूसरे पे बल लगाए, जैसे कोई वस्तु आगे जा रही है, उसके जाने से कोई वस्तु के ऊपर पीछे की तरफ बल लग रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम का लगना संभव है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बंदूक से जब हम गोली को दागते हैं, जब गोली आगे जाने के लिए उतने बल वह पीछे लगाती है। ठीक है ना, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है होता क्या है कि गोली जिस भी स्पीड से आगे बढ़ती है, जितना बल लगा के वो आगे बढ़ती है, उतना बल वह पीछे की ओर क्या करती है, झटका मारती है बंदूक। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि किसी सतह पर लगने वाला प्रतिरोध स्थिर है और संपर्क क्षेत्रफल घट जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास दाब P बराबर होता है F बटा A। F यानी हमारा प्रतिरोध, यानी जिसको हम बल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह स्थिर है, तो हम देखेंगे दाब और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी उल्टा संबंध है। यानी P जो हमारा एक क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमारा दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल अगर हम घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अगर हम दोनों दूसरे में उल्टा संबंध है, तो अगर यह घटेगा तो यह क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो दाब यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रेशर यानी पे
बढ़ने वाला है। ठीक है, अगला हमारा है 13वां प्रश्न कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग समूह रूप में कौन सी ऊर्जा कहा जाता है। कि इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग सामूहिक रूप से कौन सी ऊर्जा कहा जाता है, जिसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के यह दोनों अंग हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला है कि सार्वभौमिक गुणांक स्थिरांक कैपिटल जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा मापा गया था। यह मापा गया था हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा नापा गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा नापा गया था कैपिटल जी का मान। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और कैपिटल जी का जो मान होता है वह होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, कैपिटल जी का मान आपसे यह पूछा जाता है। साथ ही साथ या तो आपसे कैपिटल जी का मान और मात्रक दोनों याद रखना है। और इसको किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कैपिटल जी का मान। और यह मान जो होता है कैपिटल जी का, यह सभी जगह पर स्थिर होता है। इसके मान में कोई भी परिवर्तन, कहीं पर भी इसको हम लेके जाएं, इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह एक नियतांक है। ठीक है, अगला है कि हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर? चाल पर। तो ध्यान दीजिएगा, हवा हमारा एक विरल माध्यम है, कांच हमारा एक सघन माध्यम है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल घट जाती है। ठीक, अगर इसी को हम उल्टा कर दें, अगर कोई वस्तु सघन से कहाँ जा रही है? विरल में, तब उसकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वह विरल से किस में जा रही है? अगर विरल से वह सघन में जा रही है, ठीक है, तो सघन में जब जाएगी तो इसकी जो चाल होगी वह घट जाएगी। अगर हम उल्टा कर दें, अगर सघन से यह कहाँ जा रही है? विरल में। ठीक है, सघन से कहाँ जा रही है? विरल में, तो इसकी जो चाल होगी वह क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 16वां कि किस नेत्र दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को आसानी से पढ़ लेता है। अच्छा हाँ, किस नेत्र दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी दूर की वस्तु को वह देख नहीं पाता है परंतु पास की वस्तुओं को आसानी से पढ़ लेता है या देख लेता है। तो अगर वह नज़दीक की वस्तु को देख पाता है तो कहीं न कहीं उसके आँखों में निकट दृष्टि दोष है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे दूर की वस्तु दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही है तो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस की सहायता से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए कि जो इस दोष में पीड़ित व्यक्ति की जो नेत्र लेंस जो गोलक होता है, उस गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रतिबिंब जो है हमारा कुछ इस प्रकार से पीछे चला जाता है रेटिना। ठीक है, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जाती है। यहाँ पर ही इसका क्या होती है? प्रतिबिंब बन जाती है। जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? टकरा जाती हैं रेटिना से पहले ही। जब रेटिना से पहले ही टकरा जाती हैं, जिसके कारण इस दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जाता है, इस कारण दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस के कारण यह प्रकाश किरणें जाके रेटिना पर मिलती हैं, जिससे हमको दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो लेंस की क्षमता हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर कितना होता है? 100/f होता है। ठीक है, 100 हमारा यहाँ पे किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। अगर हम सेंटीमीटर को ना करके अगर मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 1/f। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए, मीटर में उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम 1/f के रूप में है। ठीक है, यही सही होगा, क्योंकि जो मीटर में, देखिए मीटर में है कि फोकस दूरी जो होगा व्युत्क्रम के 1/f के रूप में होगा। यहाँ पर देखिए P बराबर हमारी जो क्षमता होगी वह 1/f होगी, जबकि 1 हमारा केस में होगा मीटर में। अगर यहाँ पे यह मीटर ना देता, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर बोलता तो हम लोग यह लिखते 100/f लिखते हैं,
लेकिन यहाँ पे मीटर बोला इसलिए हम लोग 1/f बोलेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे कि धूप के चश्मे या सामान्य लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। धूप के चश्मे या सामान्य लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है ना। और जो धूप का चश्मा होता है उसमें कोई पावर नहीं होती है, इसलिए उसकी जो हम लोग कहते हैं उसका कितनी क्षमता है, तो उसको हम 0 डायोप्टर कह सकते हैं, ठीक है। धूपी चश्मे का जो पावर होता है वह 0 होता है, ठीक है। तो उसकी क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। अगला है हमारा प्रश्न 19वां कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, देखिए तारों का टिमटिमाना जो होता है यह हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना हुआ है। जब वहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण यह प्रकाश किरणें थोड़ा इनका बार बार अपवर्तन होता है। बार बार अपवर्तन होने के कारण यह जो है हमको तारों कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि वायुमंडल में, जो हमारे वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना हुआ है, इसमें जो है लगातार अपवर्तन होने की घटना के कारण यह ऐसी घटना होती है कि जिसके कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके हमको एक बार बार अपवर्तन होने के कारण तारों की एकदम स्थिति हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो वह तारे कभी हमको इस जगह दिखेंगे, कभी आगे दिखेंगे, कभी पीछे, मतलब बार बार उसका स्थान हमको बदलता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण हम कहते हैं कि यह टिमटिमा रहे हैं तारे। अगला है कि प्रकाश की किरण जब किसी गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो उसमें कितना विचलन होता है। कोई भी हम एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है। यह हमारा मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का यहाँ पर यह हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस भी हमारे यहाँ बन गया। इसका आप यह बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र यह बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरणें जाती हैं, यहाँ से कोई अगर क्या जाती हैं प्रकाश किरणें, तो वह सीधे निकल जाती हैं बिना कहीं विचलित हुए। तो आप कह सकते हैं तो शून्य विचलन, यानी बिना झुके सीधे निकल जाती हैं। यही वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। जब भी प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी तो वह सीधे निकल जाती हैं। अगला है हमारा कि आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। आकाश हमको नीला क्यों दिखाई देता है, अब हमको यह बतलाना है, ठीक है। तो इसमें जो घटना होती है वह प्रकीर्णन की घटना होती है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमको नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और यह रंग जो है आसमान में पूरी तरह से बिखर जाते हैं प्रकीर्णन के कारण, इसलिए हमको यह कैसा दिखाई देते हैं? नीला दिखाई देते हैं। 22वां प्रश्न है कि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है कि चालक तार की लंबाई हम 2 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि पहले लंबाई रही होगी L, अब कह रहा है कि उसकी लंबाई को हम कितना करना चाहते हैं? 2L करना चाहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम A से व्यक्त करते हैं, लेकिन कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, यानी 1/2 कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इससे एक क्या संबंध रहा होगा? पहले संबंध रहा होगा इसका कि रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो R बराबर अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो यह हमारा हो जाएगा R बराबर, अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा रो L/A हो जाएगा, ठीक है। तो यह अब का R है, पहले का R। अब क्या कह रहा है? अब भी R बराबर फार्मूला है, रो तो विशिष्ट प्रतिरोध सबके लिए समान रहेगा, L यानी लंबाई को 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो लंबाई हमने 2 गुना कर दिया, बटा में क्षेत्रफल को आधा करने की बात कर रहा है, क्षेत्रफल आधा कर दिया। यह 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो R बराबर हो जाएगा रो गुणे 2 पर जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4L, बटा में हमारा क्या आ जाएगा? A।
ठीक है। चलो इसको हम आर कहें, इसको हम आर डैश से व्यक्त कर देते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि आर डैश बराबर रो गुणे एल बटा ए गुणे में क्या है 4, तो ये 4 देखिए इससे अधिक आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आपको देखिए हमने इस साइड वह चीज़ें लिखी जो पहले था। पहले कोई चालक एल लंबाई का रहा होगा, अनुप्रस्थ काट ए और उसका प्रतिरोध आर रहा होगा, तब उसमें क्या संबंध रहा होगा? आर बराबर रो, तो हमारा देखिए यह विशिष्ट प्रतिरोध है चालक, ये सबके लिए समान होता है, ठीक है। तो हमारा जो आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए, यह पहले का था। लेकिन जब हम इसमें परिवर्तन करना चाह रहे हैं, परिवर्तन जब हमने किया इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा, तो प्रतिरोध को हमने आर डैश का नाम दे दिया। रो इंटू एल लंबाई को दोगुनी का तो हमने इसको 2L कर दिया, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे स्मॉल 2L कह सकते हैं। और इसकी लंबाई को आधा करने की बात करें, सॉरी क्षेत्रफल को आधा करने का मतलब कि A/2 कर दिया। अब उसके बाद जो हमारा आर डैश है नया प्रतिरोध, रो तो सबके लिए समान है, यह 2 बटा में ऊपर चलाएगा तो दूनी कितना हो जाएगा 4L, चलो इसको हम इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और बटे में हमारा ए है तो हो जाएगा रो स्मॉल L बटा ए, यहाँ हो जाएगा 4। तो देखेंगे यह अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो रो L अपान ए, रो अपान एल ए, लेकिन यहाँ पे 4 अधिक है, जिसका मतलब 4 गुना गुणे में है ना, तो 4 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप किसी चालक तार को दोगुना करेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करेंगे, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। परिपथ विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी या स्विच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परिपथ को जोड़ने या वियोजित करने के लिए। देखिए प्लग का हम लोग प्रयोग करते हैं परिपथ को जोड़ने के लिए, और स्विच का उद्देश्य होता है कि हम उसको बंद कर सकें, ठीक है ना, क्या कर सकें? बंद कर सकें और चालू कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है? अगर कोई चालक तार है, अगर हमारा कोई एक चालक तार है, अब इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यह होगा कि इस तरफ कोई चुंबक होगा NS, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वह आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे कि ऐसे एक तरफ से निकलेंगी और दूसरी तरफ से आएंगे, ठीक है ना। तो यह एक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं, ऐसी घटनाएं क्या होती हैं? बार बार होती रहती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर N से S की तरफ निकलती हैं और अंदर S से N की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार से अगर एक वृत्त बनाती हैं और यह इसका चालक केंद्र कहलाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा एक संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए चुंबक जो होता है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं N से S की तरफ चलती हैं, और जो चुंबक के अंदर जो होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं S से N की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार से हम बार बार ये देखेंगे, यह रोटेट करती रहेंगी एक वृत्त के आकार का। तो ढेर सारी इसके सर्किल बनेंगे और केंद्र इसका हमारा चालक ही रहेगा। तो एक केंद्र और ढेर सारे सर्किल होंगे, अगर एक ही केंद्र को मान के उसे हम क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। 25वां है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा की ओर गमन करती है? जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर N से S की तरफ चलती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं। किधर चलती हैं? उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती रहती हैं, ठीक है ना। और ये चुंबक के अंदर जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं। चुंबक के अंदर जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, चुंबक के बाहर हम देखते हैं कि यह हमारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं चुंबक के बाहर। अगला है कि किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की क्या स्थिति होती है? तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि कोई एक लंबी सीधी धारावाही परिनालिका है, तो चुंबक उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। कहाँ गया चुंबकीय क्षेत्र? हाँ, इसके समान होगा।
कि इसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। याद रखिएगा, अगर कोई परिनालिका है, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती परस्पर समांतर और सीधी होती हैं, ठीक है ना। चुंबकीय परिनालिका के भीतर जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती है, समांतर और सीधी होती हैं, जिसके कारण हम प्रत्येक बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको क्या मिलता है, समान मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही होगा। 27वां है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठे को किस दिशा को दर्शाता है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा, तो आप देखिए यह बल की दिशा को दर्शाता है। किसी दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा को। अच्छा, यहाँ पे बाएं हाथ बोला गया है ना, तो बाएं हाथ में यह बल की दिशा को दर्शाता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर बल या चालक की गति की दिशा दिया हुआ है, तो यह बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ध्वनि संचरण के लिए सबसे अनिवार्य आवश्यकता क्या है। ध्वनि संचार के लिए सबसे मुख्य आवश्यक है माध्यम। तो यह किसी भौतिक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की उपस्थिति, बिना किसी माध्यम के ध्वनि संचरण नहीं हो सकता है। इसलिए हमको माध्यम चाहिए, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो। 29वां है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को वैज्ञानिक किस भाषा में क्या कहा जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। इसे हम लोग टोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टोन के नाम से जानते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को वैज्ञानिक भाषा में टोन कहा जाता है। दिया है कि मनुष्य के कान के लिए अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होती है, विशेषकर पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें देखिए जो होती हैं वह 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं, क्योंकि इसे मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य कहाँ तक सुन सकता है, मनुष्य सुनता है 20,000 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से लेकर कितना, 20,000 हर्ट्ज तक यह मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की जो तरंगें होती हैं उसे पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, इसे मनुष्य सुन नहीं सकता। तो यहाँ पर पूछा गया ना, विशेषकर पराश्रव्य तरंगें, तो अपश्रव्य तरंगें जिसे हम सुन नहीं सकते हैं तो वह क्या होगी, 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है ना, इसे मनुष्य हम सुन नहीं सकते हैं। अच्छा, 20 हर्ट्ज से कम भी हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषकर पराश्रव्य पूछा गया है, तो पराश्रव्य हमारा सी वाला सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया है कि डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह ध्वनि का बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। अगला है हमारा कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो यह समय अंतराल होता है 0.1 सेकंड का, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है ना। अगला है कि वर्षा के तुरंत बाद आकाश में इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण वह होता है कि धूल के कण द्वारा बिल्कुल नहीं बन सकता है, वायुमंडलीय में सीधा परावर्तन, वायुमंडलीय का ध्रुवण व्यवस्था कौन से बी वाला की, पानी की बूंदों द्वारा परावर्तन का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। इसी के कारण जो है वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष बन जाता है। क्यों, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के कण जो होते हैं हमारे वायु, पानी के जो कण होते हैं वायुमंडल में, वह बारिश के समय वायुमंडल में वह विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। जब उनमें से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो उसका अपवर्तन के साथ साथ उसमें आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला है कि किसी वस्तु के संवेग P में कौन सी दो गतिकीय गुण शामिल होते हैं। तो संवेग P की अगर हम बात करें, संवेग P बराबर होता है mv। संवेग P बराबर क्या होता है, mv। यानी यहाँ पर द्रव्यमान और वेग शामिल होंगे। कौन सा गुण दो शामिल होगा, द्रव्यमान और वेग। 35वां प्रश्न है कि समुद्र में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है। तो हम जानते हैं यह ज्वार भाटा होती है। क्या होती है, ज्वार भाटा ही होती है। तो यहाँ पर याद ध्यान दीजिएगा कि अगर समुद्र जल का स्तर ऊपर की तरफ उठता है उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं, जब उसका स्तर नीचे की तरफ
घटता है तो उसे हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो